मॉर्निंग दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बायोलॉजी में कोशिका नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसमें से कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर समझें तो प्रोकैरियोटिक सेल को बोला जाता है प्राक केंद्रक। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्राक केंद्रक इसमें होता है। और यूकैरियोटिक सेल को बोला जाता है ससीम केंद्रकी। ठीक है, अब प्राक केंद्रक का क्या मतलब है कि इसमें प्राक केंद्रक का मतलब है कि केंद्रक व चारों ओर झिल्ली केंद्रक आवरण क्या होता है? अल्प विकसित होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डैश डैश किए हैं, इसका मतलब है कि केंद्रक और केंद्रक आवरण अल्प विकसित है। ठीक है, ससीम का मतलब क्या है? ससीम केंद्रकी का मतलब है कि जो आपका केंद्रक है वो सुविकसित है एवं केंद्रक आवरण भी सुविकसित होता है। यानी यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक आवरण और केंद्रक भी क्या होता है? सुविकसित होता है। ठीक है, आगे की ओर चलें और आगे हम समझें कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो हम ध्यान देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग में लवक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया है। और यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? दोहरे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो नग्न होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए आवरण युक्त होता है, यानी डीएनए पर आवरण पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70 यस प्रकार का होता है। यस का मतलब है श्वेत वर्ग। और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80 श्वेत वर्ग प्रकार का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं पादप पौधे एवं जंतु कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो आकार होता है प्रायः छोटा होता है और यह आकार 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, या पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। पादप कोशिका जिसे प्लांट सेल कहा जाता है और जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहा जाता है। ठीक है, ये पादप कोशिका का हमने एक चित्र का वर्णन किया है जिसमें आप देखेंगे इसका बाहरी पार्ट कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहलाती है। कोशिका भित्ति के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोशिका झिल्ली। यहाँ ये वाला पार्ट कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है। ठीक है, पादप कोशिका में केंद्रक बीच में नहीं होता है, वो कहीं भी हो सकता है। प्लांट सेल में आप देखेंगे बीच में जो ऐसे शेप बना है उसको रिक्तिका कहते हैं और ये आपका केंद्रक दिख रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जंतु कोशिका में, एनिमल सेल। तो जंतु कोशिका में आप देखेंगे ये क्या है? ये आपका बीच में केंद्रक है और ये पूरा आप देखेंगे कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका अगर हम समझें तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है बड़े आकार में होती है और कहाँ पे होगी? केंद्र भाग में होगी, सेंटर पोजीशन पर होगी। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटे आकार में होती हैं और कोशिका में फैली रहती हैं। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट, ये रिक्तिका है। प्लांट सेल में हरित लवक उपस्थित होता है और एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में गाल्जिकाएं छोटे एवं अल्प विकसित होते हैं। अगर छोटे और अल्प विकसित गाल्जिकाएं हैं तो उसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। और जंतु कोशिका में जो गाल्जिकाएं है वो कैसा होता है? सुविकसित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में कि कोशिका द्रव्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पाए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य को हम समझें तो कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य कैसा होता है? चिपचिपा और गाढ़े प्रकार का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? कोशिका है।
ये बीच में केंद्रक है, तो ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में ये जितना पार्ट खाली है उसमें जो द्रव्य भरा जाएगा कोशिका द्रव्य कहलाएगा। कोशिका द्रव्य में फिलामेंट, आयन, प्रोटीन, साइटोसोल पाए जाते हैं। ठीक है, और हम अध्ययन करें तो कोशिका द्रव्य या कोशिका में भरा होता है। यह कैसा होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है। यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका कहा जाता है, गोल्जिकाए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण में देखें तो प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया किसके द्वारा होता है? ग्रेनम के द्वारा प्रकाशिक अपक्रिया होती है, और अप्रकाशिक अपक्रिया किसके द्वारा होती है? स्ट्रोमा के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका में अब हम देखेंगे अंतःपद्रवीय जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतःपद्रवीय जालिका का निर्माण किससे होता है। तो अंतःपद्रवीय जालिका का जो निर्माण होता है वो लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है। अगर इसका हम चित्र देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें एक पार्ट में आपका सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है और दूसरे पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अगर सॉफ्ट होगा तो इस पर कोई भी कण नहीं पाया जाएगा, यानी इसका मतलब है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगर ये सॉफ्ट है तो वसा एवं लिपिड बनाने में सहायक होगी, क्योंकि वसा भी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड का क्या करता है? संश्लेषण करता है। ठीक है, स्टेरॉयड्स का संश्लेषण करने का मतलब वसा और कोलेस्ट्रॉल को का संश्लेषण करता है। ठीक है, अब राइट साइड में हम देखें तो इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, अब हम इसके कार्य देखें तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। खोज किसका किया था? अंतःपद्रवीय जालिका की खोज किसने किया था? पोर्टर ने। यह दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, इसे क्या खुरदरी होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। एसईआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मुलायम होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब अगर हम समझें कि अंतःपद्रवीय जालिका के कार्य क्या हैं, तो अंतःपद्रवीय जालिका के कार्य में पहला कार्य है कि कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पदार्थों का परिवहन करने का काम अंतःपद्रवीय जालिका करती है। दवा को निराविषीकरण करने में सहायक कौन होता है? अंतःपद्रवीय जालिका। ठीक है, अब डिटेल से हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? खुरदरी अंतःपद्रवीय जालिका क्या है? तो खुरदरी अंतःपद्रवीय जालिका पर राइबोसोम चिपके होते हैं। इसकी सतह पर प्रोटीन संश्लेषण होता है क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मुलायम अंतःपद्रवीय जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वजह से यह स्टेरॉयड एवं वसा का संश्लेषण करता है। और स्टेरॉयड और वसा के सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है? क्या झिल्ली युक्त पुट्टिका होती है। ठीक है, यह एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? सजी रहती है। इस प्रकार से कुछ गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमलियो गोल्जी ने इसकी खोज किया था, इसीलिए कैमलियो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी काय रखा गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये मुड़ी हुई संरचना, क्षण जैसी मुड़ी हुई संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है डिक्टियोसोम। और यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो इसको बोला जाता है कुंडिका। ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन पिक्चर देखें तो आप देखेंगे ये जो समांतर नलिकाएं हैं इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, और ये समांतर नलिकाएं होती हैं। इसके दोनों ओर पुट्टिकाएं हैं। पुट्टिकाओं को वेसल्स बोलते हैं और पुट्टिकाओं में ही एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में आप देखेंगे गोल्जी का एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये शुक्राणु है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय के अन्य नाम क्या हैं? तो गोल्जी काय के अन्य नाम है बेकर्स बॉडी। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? बेकर्स बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पादप कोशिका विभाजन में कोशिका प्लेट बनाने में मुख्य कार्य कौन करता है? मुख्य कार्य ही गोल्जी काय का काम है। मुख्य कार्य और क्या है? विभिन्न संरचनाओं जैसे शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण और पेराक्सीसोम
में जो मदद करता है कौन करता है, वो आपका गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय के अन्य कार्य क्या हैं? गोल्जी काय के अन्य कार्य हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास संश्लेषित सामग्री को कोशिका के अंदर और बाहर संवेष्ट करना, यानी कोशिका के अंदर और बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सामग्री बनती है उसका संवेष्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। उत्पादों का भंडारण, संशोधन एवं संवेष्टन का काम जो है वो कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अब हम पढ़ेंगे सीलिया, पक्षमाप एवं फ्लैजिला कसा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सीलिया है, बाहर जो बाल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक है, और ये युगलीना है। युगलीना क्या होती है? जंतु एवं पौधों के बीच योजक कड़ी होती है। अगर इसका चित्र देखें तो इसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे फ्लैजला। ठीक है, क्या बोलेंगे? फ्लैजला। अब देखेंगे फ्लैजला और सीलिया क्या करने का काम करती है? गति में सहायक कोशिकांग है। अगर पूछा जाए कि कोशिका में सहायक कोशिकांग, गति करने के लिए सहायक कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो फ्लैजिला और सीलिया जो है सहायक कोशिकांग है। इसका निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, सीलिया क्या है? अब सीलिया में देखेंगे ये संख्या में तो अत्यधिक होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं। कसाब में संख्या तो अधिक होगी लेकिन आकार में छोटे होंगे। फ्लैजिला कसाब क्या है? ये संख्या में तो कम होंगे लेकिन आकार में क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे। ठीक है, आगे हम अगला देखें टॉपिक, तो तारक काय या सेंट्रोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तारक काय को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो सर्वप्रथम वान वेंडर ने देखा था, लेकिन इसके खोज का जो श्रेय पाया जाता है वो किसको जाता है? ब्रोवेरी को जाता है। ब्रोवेरी। ठीक है, तारक काय की खोज का श्रेय ब्रोवेरी को जाता है। बोवेरी ने तारक काय के कार्य के बारे में बताया, यानी तारक काय का जो कार्य है उसके बारे में सबसे पहले बताने का काम बोवेरी ने किया है। ठीक है, इसमें देखेंगे पहिए की संरचना जैसी आकृति होती है। ठीक है, इसके कार्य क्या हैं? पहली चीज तारक काय ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। दूसरा काम है तारक काय कोशिका विभाजन में तर्क निर्माण करने में सहायक होते हैं। ता से तारक, ता से तर्क निर्माण करने में सहायक। ये ट्यूबर प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तारक काय ट्यूबर प्रोटीन से बने होते हैं। अब हम समझेंगे कि तारक केंद्र क्या है। ठीक है, तो तारक केंद्र जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में लेकिन क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। तारक केंद्र जो है कोशिका विभाजन के समय ही केवल दिखाई देगा। यह सूक्ष्म नलिका उत्पादन कोशिकांग है। यह केंद्रक के निकट होता है। तारक केंद्र जो पाया जाएगा वो जंतु कोशिका में पाया जाएगा और केंद्रक के नजदीक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ध्यान देंगे रिक्तिका या वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या है? यह एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, यानी एक ऐसा कोशिकांग है झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ठीक है, ये आप कोशिका देखेंगे, ये बीच वाला केंद्रक भाग है, और रिक्तिका देखेंगे, ये जो संरचना देखिए छोटे छोटे देख रहे हैं ये रिक्तिका है, और ये बद्ध कोशिकांग देख रहे हैं क्लोज्ड है। ठीक है, साथ में इसमें क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, और इस जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसको टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। रिक्तिका जो है किस में पाई जाएगी? कोशिका द्रव्य में पाई जाएगी। संरचनाएं जो रिक्त स्थान के रूप में, ब्लैंक स्पेस के रूप में है, इन्हीं को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस है, रिक्त है, ठीक है, खाली है, इसीलिए इसका नाम वैक्यूल्स रखा गया है। ठीक है, इस रिक्तिका के चारों ओर क्या पाया जाता है? इस रिक्तिका के ही चारों ओर क्या पाया जाएगा? टोनोप्लास्ट पाई जाएगी, और टोनोप्लास्ट में वायु, हवा या भोजन या तरल पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि जंतु कोशिका में जो रसधानी होती है वो छोटी होती है। अपशिष्ट उत्पादों को अनुक्रमित करने में मदद कौन करती है? तो रसधानी करती है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में रसधानी जल के संतुलन को बनाने का काम करती है। यानी अगला टॉपिक जो है रसधानी है, कि पादप कोशिका की रसधानी में क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है। और कोशिका रस कैसा पदार्थ है? निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, जंतु कोशिका में रसधानी क्या करने का काम करती है? जल संतुलन का काम कौन करेगी? रसधानी करेगी। पादप कोशिका में एक बड़े आकार की केंद्रीय रिक्तिका होती है, जिसके कारण केंद्रक भी केंद्र से थोड़ा परिध की ओर चला जाता है।
पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर केंद्र में क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण है कि इसमें जो रिक्तिका होती है वो बड़े आकार में होती है। आप देख रहे हैं वो कैसी है, ब्लैंक है, खाली, इसी का नाम है, इसलिए इसको रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो केंद्रक होता है, जो बीच में केंद्रक बनता है, वो आ जाता है इसके किनारे परिधि की ओर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक क्या है। केंद्रक को बोला जाता है न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। लिवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम केंद्रक को देखा था। ठीक है, आर्किड के पौधों की जड़ों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम इसे देखा गया। यानी किस में देखा गया? आर्किड के पौधों की जड़ों में। इसकी संरचना के बारे में उसके बाद ही बताया गया। ठीक है, केंद्रक अगर देखेंगे सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक जरूर पाया जाता है। ठीक है, बहुकेंद्र की केंद्रीय क्या है? शैवाल, कवक, अस्थिमज्जा एवं पेशी कोशिका केंद्रकों में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुकेंद्रीय कोशिका अगर देखेंगे शैवाल, कवक, अस्थिमज्जा एवं पेशी कोशिका। ठीक है, और केंद्रक में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। ऊंट एवं लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक समानता गोलाकार लेकिन डब्ल्यूबीसी में पालीयुक्त होता है। ठीक है, समानता अगर केंद्रक देखें तो कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी में हम देखें तो पालीयुक्त या लोब्ड न्यूक्लियस होता है। लोब्ड का मतलब है ये गोलाकार जो होता है एक दूसरे से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है, एक सीरियल क्रम में होता है। ठीक है, अब कोशिका देखेंगे तो दोहरी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, इसमें ये बीच में जो पाया जाएगा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। ठीक है, ये आपका केंद्रिका है, और ये क्या है जो इसमें बीच में भरा है? वो केंद्रक द्रव्य है। इसी में डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोला जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है, जिसे आनुवांशिक इकाई बोलते हैं। यानी जीन ही क्या है? आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। अब केंद्रक के बारे में कुछ चीजें हमें नोट करनी है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बना केंद्रक आवरण पाया जाता है, जिसमें कुछ छिद्र पोर्स भी पाए जाते हैं, जिससे होकर पदार्थों का आवागमन होता है। यानी केंद्रक आवरण में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं से पदार्थों का आवागमन होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल द्रव्य है, जिसे केंद्रक द्रव्य कैरियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसे कैरियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में डीएनए और प्रोटीन से बने क्रोमेटिन के तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन में कोशिका विभाजन के समय संघनन होने से ये गुणसूत्र क्रोमोसोम के रूप में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, अब समझेंगे केंद्रिका क्या है, जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर पाई जाती है और आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक है, ये आरएनए का क्या करती है? संश्लेषण करती है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। केंद्रिका का नामकरण बोमेन ने किया था, और वर्णन केंद्रिका के बारे में किसने किया था? वेगनर ने। किसने किया था? वेगनर ने। अब हम देखेंगे केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या है। तो केंद्रक झिल्ली या दो परत वाली झिल्ली होती है। ठीक है, इसलिए इसको दोहरी झिल्ली भी कहा जाता है। यह केंद्रक को चारों तरफ से ढक देती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का मुख्य कार्य है कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करना। यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब देखेंगे केंद्रक के कार्य क्या है। तो केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है, पूरे सेल का नियंत्रण करता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ठीक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, और जो कि वंशागति से संबंध है, वंशानुगति से संबंध है। केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रकृतिकरण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो डीएनए का निर्धारण करेंगे, नेचर बताएंगे, और प्रोटीन संश्लेषण का काम करेंगे। आगे हम देखेंगे कोशिका चक्र केंद्रक झिल्ली में, और देखें केंद्रक झिल्ली कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को केंद्रक के बाहर जाने से बचाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक घटक होता है। केंद्रक झिल्ली में जो कोशिकांग होंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक घटक पाया जाएगा। ठीक है, अब कोशिका चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ पढ़ने के लिए हम अगले लेक्चर का वेट करेंगे, तब तक के लिए इसी के साथ इसको विराम दिया जाता है।